नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है मंडे यानी कि सोमवार, और आज से आपका जो जीएस प्लस हिंदी का जो टेस्ट सीरीज था, क्रैश कोर्स था एक तरीके से अपना, वो शुरू हो रहा है। और उसके लिए मैंने कई दिन आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको मैंने बताया हुआ है कि वो टेस्ट सीरीज लगातार 3 महीने तक चलेगी। 7 अप्रैल से यानी कि आज से शुरू होकर के जुलाई माह तक 3 महीने लगातार चलेगी। आप लोग जो है बिना रुके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है और उसके लिए 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर संस्थान को जो दिए गए नंबर है जो है, ठीक है, यहां पर इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कांटेक्ट करना है तो, ठीक है। चलिए, बाकी जो मैंने नंबर अभी आपको बताया उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए, आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था सैटरडे को, उसको देखते हैं एक बार। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 27 और 28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के मौके पर यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू वेल नामक एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट को रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से जो है आप लोग जो है ये आपका है, ठीक है, कि स्कूलों में न्यूट्रिशन वाले जो फूड होते हैं उनको दिया जाना चाहिए, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। और बाकी ये जो विश्व ऑटिज्म दिवस है, ये जो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डे है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, जो सामान्य जो बालक होता है या जो व्यक्ति होता है जो पीड़ित होता है, वो सामान्य मानव से अलग हटकर के एक अपना जो है उसका बिहेव रहता है खासकर, ठीक है। तो ऑटिज्म मैंने कल भी कहा था कि 2 कारणों से खासकर कहा जाता है। एक पर्यावरणीय कारक इस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि दूसरी ओर जो है ये जेनेटिक भी माना जाता है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी कि NESTS, इसको फुल फॉर्म ही पूछ सकता है आपसे। ये क्या है? ये दरअसल जो आपके जो जनजातीय कॉलेज होते हैं, विद्यालय होते हैं, एकलव्य, उनको संचालित करता है। और इसके माध्यम से जनजातीय के जो लोगों के जो बच्चे होते हैं उनको एकलव्य जो आपका कॉलेज है जिसको सरकार चलाती है, एकलव्य कॉलेज, जिसमें वैकेंसी भी आती रहती है, ठीक है। EMRS भी बोलते हैं उसको, EMRS, उसकी वैकेंसी भी आती रहती है। मैंने कल इसके बारे में बताया था। तो दरअसल ये जो नेस्ट आपका है, ठीक है, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए काम करता है एकलव्य स्कूलों के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे, इनियोकॉस 25 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित किया गया। यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास ग्रीस में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 2023 से भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर गई हुई है, ठीक है, जो कि एक लंबे समय के बाद किसी राष्ट्रपति की वहां पर यह यात्रा है अपने आप में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग मिशन के तहत रोलिंग प्रयोग पूरा कर लिया। और कल इसके बारे में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये भारतीय अंतरिक्ष जो है एजेंसियों के लिए कितना लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ पृथ्वी दिवस कब मनाया था। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया था और 22 मार्च को जल दिवस मनाया था। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पर्यावरणीय दिवस हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन पर्यावरणीय दिवसों को आप लोग क्या करिएगा, कॉपी बना करके उसको लिख लीजिएगा। और एक बात का खास और ध्यान दीजिएगा, जैसे माना कि अप्रैल में कोई 2 अलग अलग दिवस हैं, ए दिवस और बी दिवस, इनकी डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। सिर्फ मंथ ही नहीं याद रखना है, डेट याद रखना है कि यार ए के बाद बी आएगा कि बी के बाद सी आएगा, कौन सा डे किसके बाद आएगा। क्योंकि ऐसा प्रश्न आपने देखा, अभी पीछे से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी भी आपके जो है एग्जाम में इसकी संभावना बनी रहेगी, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए आगे, अभी हाल ही में 20वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न हुई है। और इसमें विदेश मंत्री जो आपके डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने 5 अप्रैल को जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। 5 अप्रैल को 20वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ये खास इसकी बात है। और इस दौरान जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने, इन्होंने बिम्स्टेक सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में अनिश्चितता और
अस्थिरता को देखते हुए संगठन के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाएं। यानी कि जो इस तरीके से अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, चाहे वो रसिया का युद्ध हो, यूक्रेन के साथ में हो, या फिर जो अन्य, चाहे वो अफगानिस्तान की बात अभी हो, वहां पर एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा जो है बवाल चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका अभी आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी वहां के राष्ट्रपति हैं, और ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं किस प्रकार से वो कार्यप्रणाली उनकी चल रही है, आप जिसको देख रहे होंगे। तो ओवरऑल बिम्स्टेक देशों के जो सदस्य देश हैं उनको कहा गया कि भाई आप इस ग्लोबली जो समस्या है उनको ध्यान में केंद्रित करते हुए अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझने का प्रयास करिए और उसके परिप्रेक्ष्य में आप काम करिए, जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो ये अस्थिरता अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, हमें अपने आप को स्टेबल करना है और जो है इकोनॉमी, पर्यावरण, बाकी अन्य क्षेत्रों पर हमें काम करना है मिलकर के। ठीक है, चलिए। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल हैं। और बिम्स्टेक के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बिम्स्टेक की महत्ता क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, या एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्या इसका महत्व, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा तकनीक जो है, अब बिम्स्टेक के सहयोग के क्षेत्रों की बात करें तो व्यापार, निवेश इसमें अहम है, और इसके अलावा तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, मत्स्य, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, गरीबी उन्मूलन है ना, पॉवर्टी को दूर करना, आतंकवाद का विरोध, पर्यावरण व लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना भी इसमें शामिल है। यानी कि इतने सारे स्तरों पर दरअसल आप जो है बिम्स्टेक मिलकर काम करता है, जो भी सदस्य देश इसके हैं। ठीक है, ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आगे आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं और कौन सा देश शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक में जितने भी सदस्य देश हैं इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बिम्स्टेक। अच्छा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने नहीं लिखा है इसमें, अगर आपको पता है तो मुझे बताओ कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए। दूसरा, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों ने 5 अप्रैल को 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल सही बात है, समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आप जानते होंगे समुद्री परिवहन अपने आप एक बड़ा मुद्दा रहता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वहां पर खतरा भी रहता है, जो है सामरिक दृष्टिकोण से भी समुद्री परिवहन को मजबूत करना अपने आप एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यह जो हस्ताक्षर किया गया अपने आप में, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण कदम देखा जा रहा है। ओके, तो दोनों कथन आपके लिए सही है, यानी कि कूट में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सी वाला जो आपका आंसर है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं अभी हाल ही में, और ये प्रश्न बिम्स्टेक का मैंने 2 बार करा दिया ताकि आपको एग्जैक्ट चीजें याद रहें। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है, नोट करते चलिए प्लीज। आप लोग में से अगर कोई भी चैनल पर मेरे नया है, यानी कि इस मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो पर नया है, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2 कॉपी आप लोग बना लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, पहली कॉपी आपको बनानी है किसके लिए, जो मैं टास्क देता हूं, होमवर्क देता हूं, और दूसरी कॉपी आपको बनानी है कि मैं उस पर आपको मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए या निबंध के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और 2 कॉपी आप साथ में लेके तब बैठा करिए जब आप मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखा करिए, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ऐसे बैठे रहेंगे गोलगप्पे जैसे तो कुछ हो नहीं होगा। ओके, जब तक कलम नहीं चलेगी, जब तक दमखम नहीं लगाओगे, सिलेक्शन होना इंपॉसिबल चीज है। यह बात आपको याद रखिएगा। लोगों से आपको ज्यादा मेहनत करनी है, लोगों से आपको ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ में लोगों से ज्यादा स्मार्ट तरीके को आपको फॉलो करना है। जैसे कि अभी जीएस प्लस हिंदी का टेस्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की एक जो है क्वेरी आ रही है, सर हिंदी नहीं चाहिए सर। अब उनको कौन समझाए कि भाई हिंदी ही है आरओ में जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। कह रहे सर मैं जीएस करूंगा, सर मैं हिंदी नहीं करूंगा। उनको लगता है कि हिंदी बहुत आसान है। बड़े से बड़े पुरोधा, हिंदी के महान प्रकांड विद्वान 60 में 60 लाने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 45 से 46 47 पर सिमट के रह जाते हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं इस बीच का। ठीक है, इसलिए आरओ का अगर आपको एग्जाम देना है तो हिंदी पर विशेष फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और एनी हाउ उसको आपको डेली 1 घंटे 1.25 घंटे का समय देना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आगे अब जो स्मार्ट होगा क्या काम करेगा, वो 60 में 60 का टारगेट पहले लेके चलेगा। अब आप क्या कहोगे सर जीएस पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, जीएस में भी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ पाओगे, दुनिया भर की किताबें हैं, हिंदी में 60 में 60 लेके आ जाओगे भाई साहब, 70 72 75 उधर लेके आ जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपको, 130 35 प्रश्न आपके हो जाएंगे सही। लेकिन आप जीएस लगाते रहोगे और आयोग ऐसा ही खेल खेलेगा कि
आपको पता नहीं लगेगा यार कहां से प्रश्न आया कहां से प्रश्न गया। ठीक है, चलिए खैर, इसलिए स्मार्ट बनिए, बहुत हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर 5 अप्रैल को बैंकॉक पहुंचे हैं। ठीक है, आगे, वर्ष 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। अब ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि आपसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी ये बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में गए हैं, ये कौन सी उनकी यात्रा थी, तो आप कहेंगे सर तीसरी। यह भी पूछ सकता है कि बिम्स्टेक के पहले उन्होंने कब कब यात्रा की, तो आप कहेंगे सर 2016 और 2019 में यात्रा की है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है आपसे फैक्चुअल डेटा के रूप में। भारत बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, जिसको हम लोग बिम्स्टेक बोलते हैं, के लिए बंगाल की खाड़ी पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग के प्रमुख चालक के रूप में कार्य करता है। यानी कि बिम्स्टेक की में एक अहम भूमिका के रूप में भारत अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बिम्स्टेक के बारे में हम लोग यहां पर कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो यह एक क्षेत्रीय समूह है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, और यहां पर क्या है, दक्षिण एशिया से 5 देश आते हैं। अब देखो, यह फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक के जो देश हैं उनमें, उन देशों में कौन कौन से अलग अलग समूह से आते हैं। तो दक्षिण एशिया से 5 इसमें देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं, आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। 5 कंट्री हो गई। ये दक्षिण एशिया से 5 कंट्री आती हैं बिम्स्टेक में, जो सदस्य देश शामिल हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 कंट्री आती हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया से 2 कंट्री कौन सी हैं, म्यांमार और थाईलैंड। यानी कि अभी जो बैठक हो रही भैया, वो दक्षिण पूर्व एशिया वाले देशों के साथ में हो रही है। तो ये जो आपका 5 और ये 2 कंट्री हैं, 7 देश जो है बिम्स्टेक में शामिल हैं। 5 देश आपके दक्षिण एशिया से हैं और 2 देश जो है आपके दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ठीक है, तो यहां भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ दक्षिण पूर्व एशिया से कौन से देश हैं और दक्षिण एशिया से कौन से देश हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़िए। यह समूह दक्षिण एशिया, ठीक, और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करता है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। यानी कि दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है कौन, बिम्स्टेक। ओके, जिसमें भारत इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली सदस्य है, जो इसके एजेंडे को आकार देता है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। अब आप देखिए, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार, थाईलैंड है। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी कंट्री तो आपकी भारत ही है, इसमें शामिल है। लेकिन ये सभी देश चूंकि भारत के पड़ोसी देश भी हैं और सबसे ताकतवर देश इसमें भारत है, ऐसे में बिम्स्टेक में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हालिया जो बैठक हुई है, ऐसे में बिम्स्टेक सदस्य देशों के अंतर्गत भारत किस प्रकार से प्रभावशाली कदम उठा रहा है और किस प्रकार से भारत इनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर जो है आश्रित होते हुए इन पर किस प्रकार से इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ऐसा प्रश्न कुछ पूछ सकता है, या बिम्स्टेक की भारत में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, विस्तार पूर्वक समझाइए, टिप्पणी कीजिए। ऐसा प्रश्न भी देखने को आपको मिल सकता है। तो यह प्रश्न आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपने कॉपी बनाई हुई है टास्क वाली, यानी दूसरी वाली जो कॉपी बनाई है टास्क से हटकर वाली। ठीक है, तो यहां पर बिम्स्टेक, अच्छा बिम्स्टेक पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो आपको क्या काम करना है, बिम्स्टेक को आप लोग एज ए शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लीजिएगा। किसके लिए, आप अपने मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कोई भी कर रहे हो। अच्छा, उत्तराखंड पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, शायद संभवतः आप लोग जानते होंगे। 120 क्वेश्चन का जो है विज्ञप्ति आएगी और लास्ट जून में शायद 27 को शायद उनका एग्जाम होगा संभवतः। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया लेकिन आ जाएगा। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि अभी जो है 2.5 महीने के अंदर वो फॉर्म निकाल कर एग्जाम भी करा लेंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम जून के अंतिम में एग्जाम हम कराएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड पीसी की तैयारी करते होंगे तो भी आप लोग को बढ़िया तरीके से मेहनत अभी करनी है। जून में आपका उत्तराखंड पीसीएस हो जाएगा, जुलाई में आपका जो है आरओआर हो जाएगा और उधर अक्टूबर में आपका एग्जाम जो है पीसीएस का हो जाएगा। लगातार आपके एग्जाम दिए हैं और हो सकता है इसी बीच में आपका बिहार पीसीएस का भी एग्जाम आ जाए। आप लोग अलग अलग पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो सिमिलर है, आप बिहार पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में थोड़ी सी पार्सलिटी हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट ईयर वहां पर हमारे एक परम मित्र जो है, वहां पर जो है 3rd रैंक जो आई थी वो हमारे परम मित्र की थी, जो कि हम लोग दृष्टि में जब थे। ठीक है, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, हालांकि वो उत्तराखंड का ही था, मसूरी का था। चलिए, इस टाइम एसडीएम है वो। चलिए आगे, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे, अच्छा ये नंबर याद रखिएगा कौन सा अभी बिम्स्टेक बैठक हुई है ना, तो छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए
थाईलैंड के 2 दिवसीय जो है दौरे पर 5 अप्रैल को मलेशिया पहुंचे हैं। ठीक है, थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर 5 अप्रैल को मलेशिया पहुंचे हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर थाईलैंड के दौरे पर जाएंगे, उसके बाद फिर मलेशिया जाएंगे। ठीक है, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 सदस्य देश शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, 7 ही शामिल हैं, तो दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया बाबूजी, कौन सा कथन सही है? इसमें होना चाहिए आपका भैया दोनों कथन सही हैं इसमें। ठीक है, थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर 5 अप्रैल को मलेशिया पहुंचे हैं, ये कथन गलत है क्या? एक सेकेंड भाई साहब, 7 सदस्य देश है, सही तो है वैसे। थाईलैंड के 2 दिवसीय पर, हाँ गलत है। देखो कौन सा इसमें होना चाहिए, कौन सा सही नहीं है? तो बैंकॉक किसे पहुंचा है? थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर 5 अप्रैल को बैंकॉक पहुंचे हैं। मलेशिया कहां पहुंचे? यार देखो मेरा भी कंफ्यूजन हो गया, बैंकॉक नहीं पहुंचे भाई जी। ठीक है, ये क्या होगा? ये जो है ये मलेशिया नहीं होगा, यहां पर होगा क्या? बैंकॉक होगा। ठीक है, बैंकॉक। वही मैं कहूं कि कैसे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कथन सही नहीं है कौन सा वाला? आपका एक वाला, ए वाला, यानी कि ए वाला कथन जो है आपका क्या है? नहीं सही है। ठीक है, एक कर लीजिएगा, ये इसको हटाइए। ठीक, और इसको करिए राइट, यानी कि ए वाला क्या है इसमें सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला वाला नहीं सही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ए हो जाएगा। चलिए आगे। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान, ये अभी जो है शुरुआत किया गया है, ताकि यहां पर माउंट जो आपका कंचनजंगा है वहां पर और एवरेस्ट पर जो है लोग चढ़ें। ठीक है, तो रक्षा मंत्री कौन है? आपके राजनाथ सिंह हैं, और उन्होंने ही अभी 3 अप्रैल को नई दिल्ली से माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियानों को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई साहब भारत की? जरा अगर आपको पता है तो मुझे बता के कमेंट करिए कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहां पर ही प्रश्न आपके एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। सीएल पूछ लेता है कौन कौन सी चोटी जो है क्रमवार है, तो ये भी प्रश्न आपको देख लेना है कि चोटियों का जो क्रम होता है कौन सी कितनी लंबी है, वो आपको याद रखना चाहिए उनके मीटर के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए। संयुक्त भारत नेपाल अभियान का उद्देश्य, ये संयुक्त भारत नेपाल अभियान के उद्देश्य के तहत ही माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान चलाया गया। इस पर लोग चढ़ेंगे। ठीक है, इनकी चोटियों को फतह करेंगे। तो इसका उद्देश्य माउंट कंचनजंगा पर चढ़ना है। इसमें भारतीय सेना के 12 पर्वतारोही और नेपाली सेना के 6 पर्वतारोही, यानी कि 12 6 18 मेंबर इसमें जो है शामिल हैं। इसका नेतृत्व भारतीय सेना के कर्नल सरफराज सिंह करेंगे। तो यह फैक्ट आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट कि नेतृत्वकर्ता कौन है? आप कहेंगे सर सरफराज सिंह करेंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 पर्वतारोही शामिल हैं, और यह दल पारंपरिक साउथ कोल रूट का अनुसरण करेगा, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी करेंगे। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर एक संयुक्त एनसीसी अभियान का नेतृत्व कर्नल अमित विज करेंगे। तो ये सब चीजें इसमें दे रखा है कि किस किस जो है जो आपकी टीम बनी है उस टीम में कौन कौन सा इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, चलिए। इस महीने शुरू होने वाले इन अभियानों का लक्ष्य मई 2025 तक अपने अपने शिखरों पर पहुंचना है। इन लोग का अपना अपना टारगेट फिक्स किया गया है, और मई 2025 तक, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, अगले महीने जो है ये अपने फतह को क्या करेंगे? टच कर लेंगे, यानी कि अपने को जीत हासिल कर लेंगे जो इन्होंने टारगेट फिक्स किया होगा। ओके, चलिए। अब बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल को नई दिल्ली से माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियानों को हरी झंडी दिखाई है। बिल्कुल सही बात है, दिखाई है। ठीक है, और दूसरा, संयुक्त भारत नेपाल अभियान का उद्देश्य माउंट कंचनजंगा पर खेती के नए साधन जुटाने हैं। ये इसका मोटो है क्या? नहीं, इसका मोटो ये नहीं है। बस इसकी इस चोटी को फतह करना है, ये इसका मोटो है। खेती वेती करना भाई, आप इतनी जो है बर्फीली चोटी पर खेती कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कथन क्या आपका रॉन्ग है। दैट मींस कि ये वाला कथन हो जाएगा रॉन्ग। तो क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला कथन सही नहीं है। तो यानी देखो कि केवल 2 कहां पर लिखा है? तो केवल 2 बी वाले ऑप्शन में लिखा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए। वर्ष 2024-25 में व्हाइट कॉलर गिग नौकरियों में सालाना आधार पर 17% का इजाफा हुआ है। तो ये टॉपिक तो चर्चाओं में है, लेकिन आप कहेंगे सर ये चर्चाओं में क्यों है? लेकिन उसके पहले आपके मन में एक प्रश्न बनना स्वाभाविक है। आप कहेंगे सर कौन सा प्रश्न? तो आप कहोगे सर यू क्या चीज है? व्हाइट कॉलर गिग नौकरी। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उसमें आपने ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है, रेड कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब आपने पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा होगा।
सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आपके सामने क्या है, ये जो है व्हाइट कॉलर जो है गिग नौकरियां, गिग जॉब भी चर्चाओं में रहता है। ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, आप में से बहुत लोग आज संभवतः आज पहली बार सुनने होंगे। ये जो व्हाइट कॉलर जो गिग नौकरियां होती हैं, ये जो सेक्टर है, इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ पे हम जॉब करते हैं। फ्रीलांस आपने देखा होगा, फ्रीलांस के बिहाफ पे हम काम करते हैं। और खासकर जैसे आप क्या सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये वो दुनियादारी वाली कंपनियां चल रही, नहीं भाई साहब, इसके इतर भी बहुत ऑनलाइन कंपनियां चल रही जिनका टर्नओवर बहुत ठीक ठाक है, लेकिन हाईलाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ही रहती हैं, क्योंकि ये इनका एडवर्टाइजमेंट खूब होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो एडटेक में तो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। एडटेक मतलब जैसे हम आप पढ़ा रहे थे, ये एडटेक कंपनी हमारी है। डिकोड एग्जाम एडटेक कंपनी है। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला एडटेक कंपनी है, ठीक है। या अन्य कोई अदर जो आप कंपनी देख रहे होंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन करा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडटेक बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, कि भाई हम फेस टू फेस तो नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपसे कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, बातचीत हमारी आपकी होती रहती है, और हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको। तो इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा उछाल आया है इन प्रकार के जॉब में। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ पे काम करते हैं, भाई हम आपको यहां इतना दिन तक पढ़ाएंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बिहाफ पे करते हैं। तो इस प्रकार की नौकरियों में आजकल क्या है, बहुत इजाफा हुआ। हालांकि इसमें कहा जाता है कि जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं रहती है, लेकिन इसके बाद भी ये सेक्टर बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, डिजिटलाइजेशन इसका सबसे बड़ा कारण है। कोरोना के पहले ऑनलाइन एजुकेशन और कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन, आप दोनों में अंतर बहुत बड़ा देख पाएंगे। पीडब्ल्यू जैसी कंपनी जो कि बहुत छोटे से इसने शुरुआत की थी, आज करोड़ों करोड़ों का उसका टर्नओवर है, ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनी बनी हुई है अपने आप में, तो आप सोच सकते हैं। और एडटेक में हाल फिलहाल के समय में एडटेक में कई कंपनियां यूनिकॉर्न के रूप में सामने उभर रही हैं। तो ये एक बड़ा इंडस्ट्री अपने आप पे उभर रहा है। और ऐसे में जो है, जो ये लोग होते हैं, यानी कि व्हाइट जो कॉलर गिग नौकरियां होती हैं, इनका वर्चस्व बढ़ रहा है। इसी तरीके से एक जॉब होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब में क्या होता है, ये प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब हो गया कि जिसमें मेहनत के दम पे पैसा, जिसमें श्रम की आवश्यकता होती है, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, उन प्रकार के जॉब इसमें आते हैं। जैसे मजदूर वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, रेडी पटरी वाले, ये ब्लू कॉलर जॉब में रहते हैं ना। शारीरिक श्रम जिसमें होता है वो ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब में बेसिकली क्या होता है, जो कार्यालयी कार्य, ऑफिशियल जो वर्क वाले होते हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब में आते हैं, जिनमें ऑफिस वर्क होता है। एक होता है रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब में क्या होता है, जिनमें जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो उसमें आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जॉब होती है जो आपके इकोनॉमिक्स में, ये सब सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, ओके। इसको वहां से तैयार कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए आगे, तो आप देखिए, तो इसी व्हाइट कॉलर गिग नौकरियों को लेकर के क्या है, आपके से जो है एक रिसर्च आई है, उसमें कुछ बातें कही गई हैं। अच्छा, ये गिग इकोनॉमी या गिग नौकरी, इसके बारे में, गिग इकोनॉमी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अलग से। अगर आप बना पाइएगा नोट तो बनाइएगा, नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको करवा दूंगा। गिग इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और चूंकि इस पर जो है अभी डेटा आया हुआ, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। गिग इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी, इस पर आप लोग शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ये आपका टास्क है, ठीक है, गिग इकोनॉमी, ओके। चलिए, तो अब देखिए रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। भारत का जॉब मार्केट बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में व्हाइट कॉलर गिग नौकरियों में सालाना आधार पर 17% का इजाफा हुआ, यानी कि 17% जो है इसमें जो है जॉब जनरेट हुई हैं, लोग इसमें बढ़े हैं, किसमें, व्हाइट कॉलर जॉब का गिग जॉब जो है नौकरियां हैं। यह जानकारी 3 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट में बताई गई है, ठीक है। अब इसके रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखते हैं हम लोग। तो फाउंडेड की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 68 लाख से अधिक पेशेवर व्हाइट कॉलर गिग वर्क फोर्स का हिस्सा हैं, जिनमें से अधिकांश यानी कि 66% जो है कॉर्पोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और स्टार्टअप कंपनियों के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो नई नई कंपनियां स्टार्ट कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट करूं एजुकेशन में, तो वहां पर लोग जुड़ेंगे, 2 4 6 10 लोग जुड़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते लोग 200 250 300 400 500 1000 लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। भगवान से दुआ कीजिएगा कि नौकरी में क्या कंपनी शुरू कर दूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के 34% हैं वो कंसल्टेंट के रूप में, स्टाफिंग फर्म्स के रूप में, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जो ये गिग अर्थव्यवस्था है, जिसको भी हमने बात की, किसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार कई उद्योगों में हो गया है, जिसमें आपका आईटी सॉफ्टवेयर आएगा, सेवाएं आएगा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा, बने हुए हैं, ठीक है।
और मार्च में गिग नियुक्तियों में इनका योगदान 32% यानी कि 32% है। यानी कि ये जो गिग इकोनॉमी है अपने आप में विस्तार जो है के साथ आगे बढ़ रही है और इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़िया जो है जनरेट हो रहा है। ओके, हालांकि पिछले वर्ष की 46% की तुलना में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जो उद्योग की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा यानी कि जिसको हम लोग एडटेक बोलते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, तो एडटेक क्षेत्र में यानी कि जो ये एजुकेशन सेक्टर है, इस क्षेत्र में गिग वर्कर्स की हिस्सेदारी एक वर्ष पहले के 8% से बढ़कर के 14% हो गई है। यानी कि जो एजुकेशन सेक्टर है, जिसमें हम आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस सेक्टर में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल ऑफलाइन का जो कोचिंगों का जो स्तर है वो डाउन होते हुए चला जा रहा है। आजकल कोई एक तो बच्चे आजकल के इतने सेंसिटिव हो गए हैं, वो एसी में 24 घंटा रहते हैं, तो उनको बाहर निकलना और इतना पोल्यूशन, फिर ई रिक्शा करना, रिक्शा करना, स्कूटी से जाना छोड़ना, लोग सोचते हैं यार अपना चुपचाप से लाइब्रेरी करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बढ़िया चल रहा है इस समय। तो लोग आजकल लाइब्रेरी में जाते हैं, लैपटॉप बढ़िया बड़ी स्क्रीन खोलते हैं, अपना पैकेज लेते हैं कोर्स का, मास्टर पढ़ाता रहता है, वो पढ़ते रहता है, अपना आगे काम बढ़िया से चलता रहता है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एडटेक जो कंपनी है वो आगे के साथ आगे बढ़ रही है, और ऐसे में जो व्हाइट कॉलर जो गिग पर्संस हैं वो इसमें क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी जॉब ले रहे हैं, तो इसका हिस्सा क्या है, बढ़ रहा है, और आने वाले समय में भी जो है इसका जो है विकास तेजी के साथ होगा। लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ठीक है, एडटेक कंपनी आगे बढ़ रही है, कोचिंग आगे बढ़ रही है, लेकिन वो अपने नैतिक मूल्यों और नैतिक अपने विचारधारों से उनको विमुख नहीं होना चाहिए। अर्थात उनको क्या करना चाहिए, उनको बच्चों की, उनके स्टूडेंट्स की परेशानियों और समस्याओं को समझने का प्रयास भी करना चाहिए, उनको पढ़ाने के साथ उनके अंदर नैतिक मूल्यों का समावेशन भी करना चाहिए, उनके अंदर दया, करुणा, वात्सल्य, ठीक है, ईमानदारी, परोपकार, ठीक है, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, इनका भाव भी उनके अंदर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हम आपकी नौकरी लगवा दें, पढ़ा करके आप चले जाएं। हम आपको एक नेक इंसान बना करके आपको आगे भेजें। ये एक टीचर का, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये सबसे बड़ा रोल होता है। वो अपनी पढ़ाई के साथ नैतिकताओं का भी, मूल्यों का भी और अन्य आदर्श रूपी जो शब्द होते हैं उनका समावेशन भी आपके भीतर कराए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक जो है मेन मोटो भी होना चाहिए। ओके, आगे लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आप एक अच्छे इंसान बन के आगे बढ़े। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, फाउंडेड की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 68 लाख से अधिक पेशेवर व्हाइट कॉलर गिग वर्कफोर्स का हिस्सा है, जिनमें अधिकांश कॉर्पोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और स्टार्टअप कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही तो है, रिपोर्ट में यही बात तो कही गई है। फिर क्या कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में व्हाइट कॉलर गिग नौकरियों में सालाना 17% का इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, यही तो रिपोर्ट कहती है जो भी हालिया रिपोर्ट जारी की गई, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि इस हिसाब से 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो कूट के माध्यम से अगर आप सही उत्तर का चयन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि 1 और 2 कहां पर है, तो देखेंगे सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बस हो गया आपका कांड, है ना। चलिए, मलेशिया अभी चर्चाओं में। भाई साहब आप कहेंगे यू का है मलेशिया में चर्चाओं में है, तो मलेशिया चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर एक जो है एक गैस पाइपलाइन फट गई, और जानते होंगे गैस पाइपलाइन फटने पर एक बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, तो इसीलिए मलेशिया चर्चाओं में है। और मलेशिया के सेंट्रल सेलेंगोर का स्टेट है, वहीं पर यह घटना हुई, अपने आप में गैस पाइपलाइन फट गई है। और अब चूंकि मलेशिया चर्चाओं में है तो चर्चाओं में तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो राजधानी मलेशिया की क्या है? कुआलालंपुर है, आप जानते होंगे। और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित क्या है, एक जो है उष्णकटिबंधीय देश है। क्या है? उष्णकटिबंधीय देश है। यहां पर आप लोग मलेशिया को देख पा रहे होंगे। इधर भैया आपका इंडोनेशिया भी है, बिखरा बिखरा हुआ सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलय सागर से 2 भागों में विभाजित भी होता है अपने आप में, या भी आप जानते होंगे किससे विभाजित है? मलय सागर से 2 भागों में क्या है, ये विभाजित है अपने आप में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी मुद्रा की यानी करेंसी की, तो रिंगित इसकी करेंसी है। और मलेशिया के अगर सीमावर्ती देशों की अगर हम बात करते हैं कि भैया सीमावर्ती देश इसके कौन कौन से हैं, तो आप पाएंगे सीमावर्ती देशों में इसके क्या क्या है, इसके है भैया थाईलैंड है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, वियतनाम है। मैप को आप लोग अच्छे तरीके से जूम करके देख लीजिएगा, या अलग से एक मैप डाउनलोड कर लीजिएगा मलेशिया का, और वहां से उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी माउंट किनाबालू है, ये ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी देश चर्चाओं में रहा के उसके बारे में आप लोग जानकारी एकत्रित कर लिया करिए। वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
कौन कौन से प्रमुख अन्य चीज वहां पर फेमस हैं। तो ये फैक्ट भी खूब पूछा था आपके एग्जाम में, ऐसे लिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग देख लिया करिए, ठीक है। चलिए अब बताओ मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी तो हमने आपको बताया माउंट किनाबालू, बस हो गया आंसर, इज द राइट आंसर। चलिए राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव, अभी ये चर्चाओं में है और अभी हाल ही में क्या हुआ, राष्ट्रमंडल देशों की 7वीं महासचिव के रूप में एक लोग को नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सरली वोचवे। क्या? सरली वोचवे को अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों की 7वीं महासचिव के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इससे पहले वह जनवरी 2017 से जनवरी 2024 तक घाना के विदेश मामलों और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं, इसलिए ये क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कई बार कहा है आपसे, जब कोई महिला किसी जो खास पद पर जब विराजित होती हैं, चाहे वो मामला आपके देश का हो, वैश्विक लेवल का हो, जब कोई महिला किसी पद पर पहली बार स्थापित करती है, पहली बार कोई कार्य करती हैं, तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे बात इंटरनेशनल लेवल की हो या आपके नेशनल लेवल की हो, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन्होंने पैट्रिशिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है, ये भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले उन्होंने, ये तो अच्छा मैंने करा दिया, वह घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी रही हैं, ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। महासचिव को राष्ट्रमंडल देश नामित करते हैं जो अधिकतम 4 वर्ष के 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं, ठीक है। क्या है, महासचिव को राष्ट्रमंडल देश नामित करते हैं जो अधिकतम 4 वर्ष के 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रमंडल देशों की बात अगर हो रही है तो आप जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं वो क्या होते हैं। बहुत आसान है, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। इन राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी और इनमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे, ठीक है। राष्ट्रमंडल महासचिव राष्ट्रमंडल के मूल्यों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने, राष्ट्रमंडल का सार्वजनिक रूप से प्रतिनिधित्व करने और राष्ट्रमंडल सचिवालय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है अपने आप पे, ठीक है। चलिए हाल ही में 7वीं राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, सरली वोचवे, मरियम सेरेपा, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई साहब, तो भैया वाला तो होगा, अभी तो हमने आपको कराया है, तो 20 द राइट आंसर, बस हो गया अपने आप में, ठीक है। चलिए शिपिंग विधेयक 2024, ये अभी चर्चाओं में है, शिपिंग विधेयक, ठीक है। और क्यों चर्चाओं में? चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा ने 3 अप्रैल को कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी दे दी है तो इसीलिए चर्चाओं में है अपने आप में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 है, ये भारतीय बंदरगाहों को सुदृढ़ करने के साथ साथ में जो परिवहन क्षेत्र है उसको भी मजबूत करने का प्रयास किया रहेगा ये अपने आप में, ठीक है। इससे भारत के विशाल और रणनीतिक तटीय क्षेत्र का अधिकतम उपयोग हो सकेगा, यानी कि जो भी हमारे कोस्टल एरिया है उनका हम लोग उपयोग बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। यह विधेयक देश के तटीय व्यापार यानी कि जो कोस्टल जो आपका ट्रेड होता है उसके लिए एक समर्पित कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि भारतीय समुद्री क्षेत्र सस्ता, विश्वसनीय और सतत परिवहन माध्यम बन सके अपने आप में, ठीक है। और आप जानते हो कि सरकार इस समय समुद्री परिवहन पर जो है क्या कर रही है, खासा जोर दे रही है और इसके लिए सरकार अलग अलग जो है कार्यक्रम चला रही है। अभी तो हमने आपको बताया था कि अभी बिम्स्टेक में भी तो यही होता, समुद्री उस पर जो है परिवहन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें समुद्री परिवहन पर खासा जोर सरकार दे रही है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर देखिए, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य तटीय व्यापार को सरल, प्रतिस्पर्धी और बेहतर बनाना है। यह 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट को अपडेट करते हुए आधुनिक प्रावधानों को शामिल करता है। अब यह फैक्ट आपको यहां पे पूछ लेगा कि ये जो कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 है ये किस जो है एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा, तो आप कहेंगे सर 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट को जो है ये क्या करेगा, उसका स्थान ये लेगा। याद रहेगा फैक्ट, ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपके एग्जाम में यहीं पर कंफ्यूज कर देगा, 1958 के जहां पर लिख देगा 1948, 1968, 1950, तो ये वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी यहां पर कुछ एक पॉइंट आपके सामने और दे रखे हैं, कुछ क्लॉज इसमें दिए रखे हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जैसे कि अब एक क्लॉज आप देखिए कि कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधानों में भारतीय जहाजों के लिए जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करना क्लॉज 3 में आएगा। विदेशी जहाजों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करना क्लॉज 4 में आएगा।
हर 2 साल में नेशनल कोस्टल और इनलैंड शिपिंग रणनीतिक योजना तैयार करना क्लॉज 8 में आएगा। तो ये कुछ क्लॉज यहां पर दिए गए हैं, इसके माध्यम से इसको जो है किया जाएगा। बाकी यहां पर एक पॉइंट और लिखा रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये इस पूरे जो है कोस्टल जो आपका ये रूल अभी बना हुआ है, ठीक है, शिपिंग एक्ट बना हुआ है, इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि समुद्री सुरक्षा के साथ में तटीय सुरक्षा हो सके, तटीय सुरक्षा को मजबूत किया सके, कोस्टल एरिया को मजबूत किया जा सके, और जो है जो कोस्टल एरिया है इसके परिवहन पर लोगों को विश्वास हो, सशक्त हो ये अपने आप में, ठीक है, और सतत विकास में ये योगदान दे सके अपना। ओके, चलिए ये देखिए बाकी। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अभी कोस्टल जो एक्ट बना है यह सहकारी संघवाद, क्या यह सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर आधारित है, जिसमें राज्य समुद्री बोर्डों और विशेषज्ञों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना बनाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, यानी कि इस एक्ट से सहकारी संघवाद की संकल्पना को भी साकारित किया जा सकेगा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर प्रश्न आपके मेंस के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, सहकारी संघवाद अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। सहकारी संघवाद अगर आपको पता है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं पता है तो इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा, क्योंकि सहकारी संघवाद पर प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो आज ही मैं आपको टास्क दे रहा हूं, टास्क नंबर 3, ये आप लोग सहकारी संघवाद पर नोट्स जो है क्या करिएगा, बना लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाएगा, ठीक है। सहकारी संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक आप इसको अगर छोटा सा हल्का समझ समझाऊं तो राज्य और केंद्रों के मध्य में सामंजस्य स्थापित करना ही सहकारी संघवाद है, ठीक है। बस इतना आप समझिए, बाकी डिटेल्स में हम लोग सहकारी संघवाद पर एक मैं जो है वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर मैं 10-10 मिनट का 15-15 मिनट का मैं वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया करूं, ताकि आपके बेसिक जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो आपके क्लियर हो जाए करें, है ना। तो इस पर मैं सोच रहा हूं कि कुछ मैं काम करूं, खासकर अभी जून में जो आपका एग्जाम लगा हुआ है, मैं सोच रहा हूं 2 महीने में मेंस के लिए मैं कुछ उस पर काम कर लूं, और आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट का डेटा मैं करा लूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। अब अगर आप लोग की राय है तो इस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर मुझे छोटे छोटे वीडियो, ठीक है, 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के चाहिए यूट्यूब पर, तो मैं करा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपकी सहमति की आवश्यकता है, और कमेंट करके मुझे बताओ यस सर करा दीजिए, या लिख दीजिए एस यस सर बिल्कुल हमें नीड है इसकी। आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर काम करूंगा, ठीक है। चलिए, कि आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। अब मैं वीडियो बना दूंगा वहां से, आप लोग देखिएगा, नहीं तो फिर क्या मतलब रहेगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न आपके सामने है, कोस्टल शिपिंग 2025-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, इस विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ठीक बात है। यह विधेयक 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट को अपडेट करते हुए आधुनिक प्रावधानों को शामिल करता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन के आपके सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर बिना किसी टेंशन के, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। आप कहेंगे सर ये किसने लॉन्च किया, तो जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन भी है, पोर्टल भी अपने आप में, ठीक है। तो जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल कई गणना योजनाओं से में सहायता करेंगे। इन योजनाओं में 7वीं लघु सिंचाई गणना, जल निकाय की दूसरी गणना, झरनों की पहली गणना और प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली गणना इसमें शामिल रहेगी। तो यह एप्लीकेशन जो है व्यापक स्तर पर काम करेगा सरकार के हित में, ठीक है। बाकी ये पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जल संसाधन गणना का मुख्य उद्देश्य पढ़ लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि इरिगेशन में जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावित योजना और नीति निर्माण के लिए एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। ये इस एप्लीकेशन और पोर्टल का मेन मोटो है। अब बताइए आप लोग, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कब नई दिल्ली में जल शक्ति संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल को जारी किया। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 अप्रैल लिखा हुआ है, बस आप टिक कर दीजिए 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल कहां पर है भाई साहब, नहीं है क्या, अरे छूट गया क्या 3 अप्रैल, 3 अप्रैल तो भैया जी छूट गया। तो आप एक काम करिए, यहां पर कर लीजिए आप लोग, या 3 अप्रैल इसमें नहीं है, सॉरी, तो आप इसमें कर लीजिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें तो ऑप्शन है ही नहीं है ना। तो इनमें से अगर ऑप्शन कोई है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक, क्योंकि 3 अप्रैल इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और अब उत्तर में आप लोग यहां पर डी कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा डी, इसको हटाइए और इसको कर लीजिए डी, ठीक है, बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया।
अब आप लोग बताइए आज का अभ्यास प्रश्न कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर खूब प्रश्न आपके पूछा जाता है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का मेंस का आंसर राइटिंग चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 8604409201 पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा निबंध आप लोग लिखिएगा, समृद्ध किसान सशक्त भारत, ये आपको निबंध लिखना है। आरओ वाले और पीसीएस वाले सभी अभ्यर्थी लिखिएगा। चलिए, बाकी ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस प्लस हिंदी वाली, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी ये 7 अप्रैल से, अर्थात ये आज ही आपके सामने लॉन्च हो रही है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। यहां पर मंडे टू सैटरडे 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन जीएस के, 30 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर्स के रहेंगे। और इसमें हिंदी का प्री का पूरा कोर्स रहेगा, वीडियो लेक्चर रहेगा। आपको जीएस का नहीं रहेगा लेकिन हिंदी का रहेगा। और ये हमारा जो टेस्ट होगा टेलीग्राम पर रन करेगा। और इसके अलावा जो आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे मिलेंगे वो आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ का प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पेमेंट आपको डिकोड एग्जाम के ऐप से करना होगा। डिकोड एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी आईडी बना लीजिएगा। आईडी जैसे ही आप बनाएंगे आपके सामने होम पेज ओपन होगा, वहां पर लिखा रहेगा वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर्स में आप लोग वीडियो कोर्स में आप क्लिक कीजिएगा, वहीं पर हमारे सामने आपके सामने कोर्स दिख जाएगा, यूपीएससी आरओ जीएस प्लस हिंदी टेस्ट 90 डेज कोर्स। ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा, डिटेल्स देख लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। फीस इसके 2000 है, 2000 है, लेकिन अभी ऑफर में है तो 1500 में आपको ये चीजें मिल जाएगी। 3 महीने का प्रोग्राम है। 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल यानी कि आज से शुरू होकर के 7 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी ऑफ के। लगातार 3 महीने आपकी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसका अंदाजा अभी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बेहतर आपकी तैयारी होने वाली है। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और मेरी शुभकामना है इस वाले टेस्ट सीरीज से आप लोग पार्टिसिपेट करिए। और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी यहां पर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो यहां पर ये वाला नंबर जो दे रखा है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले नंबर पर। तो ये होगी आज की हमारी इंपॉर्टेंट सूचना। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।